हेलो डियर। तो चलिए कल की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आशा करते हैं कि कल जो हम 19-20 मिनट का जो क्लास दिए थे, हम उसको एनालिसिस करने के लिए स्वयं के लिए बोले थे आप लोगों को, बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो कल की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। इस टाइम जो हमारा लेक्चर जो चल रहा है वो एंटीनेटल केयर चल रहा है, ठीक है। एंटीनेटल केयर में कल हमने आपको बताया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बताया, इम्पोर्टेंस बताया, एलिमेंट बताया, अब डेफिनीशन बताया। अब उसके बाद हमने कंपोनेंट में कल हमने बात कर लिए थे 4 कंपोनेंट। पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा टीटी, और उसके बाद मिनिमम 4 विजिट, ठीक है। और उसके बाद उसके लिए एक और बताया था। तो चारों कंपोनेंट हमने बताया, ठीक है, इसेंशियल। अब उसके बाद उसी कंपोनेंट में भी 2 कैटेगरी और बनाया गया है कि इसेंशियल और डिज़ायरेबल। इसेंशियल मतलब जो ज़रूरी है, इसेंशियल मतलब जो ज़रूरी है, यानी उनको तो करना ज़रूरी है आपके लिए जब आप एज एग्ज़ाम करेंगे। डिज़ायरेबल का मतलब है कि करा लेंगे तो ज़रूर अच्छा होगा। डिज़ायरेबल मतलब इच्छा, ठीक है, अच्छा होगा डिज़ायरेबल। और ये जो है कि इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है, बट इसको कराना ज़रूरी होता है, कराना ज़रूरी होता है। तो अगर इसेंशियल की हम बात करें तो हिस्ट्री टेकिंग, ठीक है, उसका हिस्ट्री लेना। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन में उसका क्या क्या करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में उसका पूरा एकदम शरीर के ऊपर से नीचे तक लेके जितने भी हैं फिजिकल एग्जामिनेशन सभी करना है, ठीक है। उसके हेड से अगर स्टार्ट करें तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखेंगे, आई को ऐसे पलक को ऐसे उठा के ये करके देखेंगे ताकि कहीं एनीमिया का वो दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद जब आप उसके बाद उसके स्किन कैसे हैं, ड्राई हैं, उसके लिप कैसे हैं, ये सूखे हुए हैं या फिर कैसे हैं, और ये सभी चीज़ें, यानी कि आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। माल नरिष्ट तो नहीं, कुपोषण तो नहीं लग रही है मदर को, ठीक है। वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन का फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। उसके बाद एब्डोमिनल पाल्पेशन करना है। एब्डोमिनल पाल्पेशन करने का मतलब ये है कि यहाँ पे पाल्पेट करके ये देखते हैं कि बेबी का लाई क्या है और प्रेजेंटेशन क्या है। लाई ठीक है, यानी कि जो बेबी है वो सही है कि नहीं, अपने पोजीशन पे या ब्रीच पोजीशन तो नहीं है, ठीक है। तो एब्डोमिनल पाल्पेशन का मैंने ऐसे रफली बता दे रहा हूँ, लेकिन लियोपार्ड मैनूवर इसके बारे में होता है। अभी मैं लियोपार्ड मैनूवर के बारे में आपको बता दूंगा कि एब्डोमिनल पाल्पेशन कैसे करते हैं, और उसका 4 तरीके का होता है। फर्स्ट लियोपार्ड मैनूवर, सेकंड लियोपार्ड मैनूवर, और थर्ड और फोर्थ लियोपार्ड मैनूवर होता है, जिससे पता लगा जाता है। तो इसमें जो है कि प्रेग्नेंट वुमेन का देखिए, या ये देखते हैं, जैसे मान लीजिए अभी मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये प्रेग्नेंट वुमेन का पाल्पेट करना है यूट्रस में, ठीक है। यूट्रस में बेबी का क्या कंडीशन है, ठीक है। मान लीजिए आपका ये यूट्रस, ठीक है, ये यूट्रस है। अब इस यूट्रस में बेबी का क्या कंडीशन है, लाई क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए ये बेबी का हेड, ठीक है, ये है। तो ये लाई है, यानी ऐसे लॉन्गिट्यूडनल इधर से ऐसे ही है। तो ये नॉर्मल पोजीशन है, ये नॉर्मल पोजीशन है बेबी का। अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर इससे अगर अपोजिट हुआ, जैसे ये तो ये यूट्रस का एक्सिस है, ये यूट्रस का एक्सिस है, और इसी एक्सिस में बेबी भी है, ठीक है। तो ये हेड है तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन। लाई कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल है। लाई अगर बात करें तो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल है लाई। अब लॉन्गिट्यूडनल यही नॉर्मल कंडीशन। इसके अलावा अगर कोई भी पोजीशन होगा बेबी का, जैसे देखिए ये अगर ऐसे भी हुआ तो ब्रीच प्रेजेंटेशन,
ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ है, लॉन्गिट्यूडनल में चाहे ये बैक उसका उस साइड हो चाहे इस साइड हो, लेकिन यही पोजीशन होना चाहिए। एक तो ये है, और दूसरा देखिए इधर क्या हो, देखिए या तो इधर ये हेड या जैसे बेबी अगर ऐसे हो जाएगा तो इसी को क्या कहते हैं, ब्रीच प्रेजेंटेशन। ठीक है, ब्रीच प्रेजेंटेशन इसी को कहते हैं। और दूसरा चीज़ है कि अगर बेबी का हेड ऊपर हो जाए, पैर इसका इधर आ जाए, डिलीवरी जो सर्विक्स है, सर्विक्स के माउथ को पैर आ जाए, ये उल्टा हो जाए, ऐसे हो जाए, तो भी गलत तरीका है। तो ये यही चीज़ हम पाल्पेशन, एब्डोमिनल पाल्पेशन के थ्रू हम ऐसे पता लगाते हैं। लियोपार्ड मैनूवर होता क्या है, लियोपार्ड मैनूवर अगर आपको मैं बताऊं तो ऐसे फीमेल को एग्जामिनेशन टेबल पे लिटा के तो वहाँ पे ऐसे करना है। देखिए एक तो ऐसे करना है, पहला ऐसे करके ऐसे नीचे आना है, ठीक है, तो ये है। और दूसरा एक हाथ यहाँ करना है और ऐसे करना है और दूसरे को ऐसे कर देना है। तो अगर ये हाथ आपका, ठीक है, देखिए अभी एक्स्ट्रा मैं बता दूंगा, लेकिन देखिए एक तरफ पहले इधर हाथ रखिए, हाथ रखने के बाद हल्का सा इधर करिए, ठीक है, उसके बाद इस हाथ से ऐसे लेके आइए, ठीक है। अगर आपको एकदम स्मूथ अगर पता चला, एकदम स्मूथ पता चला तो क्या हो जाएगा, यानी बेबी का बैक है, ठीक है। अभी भी कंफर्म नहीं है कि बैक है, उसके बाद मान लेते हैं ये बैक है, स्मूथ है, क्योंकि देखिए बुटाक पड़ेगा, बच्चे का बुटाक पड़ेगा और ये बैक पड़ेगा और ये हेड पड़ेगा, तो स्मूथली ऐसे चला आएगा। लेकिन जब इधर वाला हाथ रोक के इससे ऐसे करेंगे तो ऐसे पहले आएगा पैर, फिर नीचे जाएगा, फिर हाथ जाएगा, तो यानी कि ऊपर नीचे करते हुए हाथ आएगा। तो इसका मतलब यह है कि बेबी का बैक इधर है, पैर इधर है। तो जब यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से आएगा। अब ये तो पता लगाना है कि बेबी का बैक किधर है और किधर फ्रंट है, तो ये पता चला। अब उसके बाद देखिए ऐसे हाथ करेंगे, यहाँ से हाथ ऐसे करते हुए ऐसे लाएंगे। अगर आपका हाथ ऐसे आने पे ऐसे पूरा ऐसे मिल गया, ठीक है, ऐसे आके एकदम मतलब बिना रुके ऐसे मिल गया तो क्या है, हेड है। और अगर नहीं मिला, ठीक है, आने के बाद ऐसे फिर ऐसे घुस गया, फिर आ गया, फिर ऐसे हो गया, तो ये यानी कि इरेगुलर। अगर इरेगुलर आपका हाथ आ रहा है तो हेड नहीं है, कुछ और पार्ट है उसका। और अगर एकदम रेगुलर, स्मूथली रेगुलर आके ऐसे मिल जा रहा तो हेड है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे। और दूसरा ब्लाटमेंट इसे बोलते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल ब्लाटमेंट, मैंने उसमें लेक्चर में भी बताया है। तो देखिए ये वीडियो लेक्चर लंबा हो जाएगा, इस वजह से अभी छोड़ दीजिए। मैं सारा मैनुअल बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। हिस्ट्री टेकिंग में क्या क्या लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या देखते हैं, एब्डोमिनल पाल्पेशन में क्या क्या देखते हैं, और लैब इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या देखते हैं। और डिजायरेबल में ब्लड ग्रुप देखेंगे, किस उसका मदर का जो है कि एंटीनेटल अभी प्रेग्नेंट है तभी उसका ब्लड ग्रुप पता कर लीजिए। अगर कभी जांच कराई हो तो उसे पूछ लीजिए कि ब्लड ग्रुप क्या है, और अगर नहीं कराया है तो उसे जांच करा दीजिए। आरएच टाइप यानी आरएच पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ठीक है, वो क्या है, आरएच पॉजिटिव है या आरएच निगेटिव है, ठीक है। ये चीज़ें आरएच पॉजिटिव है कि आरएच निगेटिव, ये पता लगा लीजिए, ठीक है। क्योंकि आगे चल के अगर डिलीवरी के दौरान अगर उसको पता चल गया कि ये एरिथ्रोब्लास्ट मतलब कि जो बेबी पल रहा है, जो ये बच्चा पल रहा है, इसका ग्रुप आरएच पॉजिटिव है, क्या है इसका ग्रुप, अगर ब्लड क्या है, आरएच पॉजिटिव है, इसका अगर आरएच पॉजिटिव है, मदर का निगेटिव है, तो इस केस में सावधान रहना होगा। जस्ट डिलीवरी के विदिन 24 घंटे के अंदर उसको एंटी डी का इंजेक्शन देंगे। किसका, एंटी डी का इंजेक्शन, या इसी को रोगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोगम, RHOGM रोगम बोलते हैं। तो इस इंजेक्शन को दिया जाता है ताकि नेक्स्ट बार प्रेगनेंसी जब हो तो उसके यूट्रस में उसके बेबी का डेथ ना हो। अगर ये इंजेक्शन नहीं लगेगा इस कंडीशन में, अगर RH पॉजिटिव बेबी है और मदर निगेटिव है, मदर के क्या है, RH निगेटिव है, तो इस कंडीशन में पहली बार तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो प्रेगनेंसी जैसे ही होगी, अगर गलती से ब्लड जो है मिक्स हो गया, अगर मिल गया कहीं से, और मिल तो जाएगा ही, तो अगर मिल गया बेबी का ब्लड और उसके मिल गया, ठीक है, रेयर केस में होता है कि अम्बलाइकल कार्ड से, सावधानी यही होती है। पहली बात तो चांस है नहीं मिलने का, ठीक है, बेबी का ब्लड चांस है नहीं, लेकिन बाय द वे
अम्बिलाइकल कार्ड कट करते हुए या फिर अम्बिलाइकल कार्ड कट सावधानी से नहीं कट किया गया तो उसकी वजह से रिटर्न होके ब्लड अगर बेबी का आया और मदर के पेरिनियम से टच कर गया या कहीं से टच कर गया, क्योंकि मदर के टीयर हुआ है, मदर के वेजाइनल में टीयर हुआ है, तो वहीं पे कहीं पे अगर कहीं से भी मैच कर गया तो इस मदर में RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगा। अब जब एंटीबॉडी बन जाएगा तो नेक्स्ट टाइम जब प्रेगनेंसी होगी अगर बेबी RH पॉजिटिव हुआ, अगर बेबी फिर से RH पॉजिटिव हुआ तो बेबी का यूट्राइन डेथ हो जाएगा उसी में, क्योंकि मदर का एंटीबॉडी खुद बेबी को ही मार देगा। ठीक है, और इसी को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटल्सिस। ठीक है, बेबी को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, बेबी का जो RBC बनना, जैसे RBC बनना स्टार्ट होगा, बच्चे का जैसे ही RBC बनना स्टार्ट होगा, ब्लड बनना स्टार्ट होगा, वो ब्लड बनने ही नहीं देगा, मतलब RBC का डिस्ट्रक्शन करते रहेगा। RBC का डिस्ट्रक्शन यानी कि बेबी का जितना RBC बनता जाएगा वो डिस्ट्रॉय होता जाएगा, बनता जाएगा, डिस्ट्रॉय होता जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटल्सिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटल्सिस। ठीक है, तो इस यानी एरिथ्रो मतलब एरिथ्रोसाइट, फेटल्सिस मतलब कि बच्चे के एरिथ्रोसाइट से RBC को मदर का एंटीबॉडी मार देगा। अब ऐसे कंडीशन में मदर चाहे कितना भी कर मदर चाहे कितना भी कर ले, कितना भी न्यूट्रिएंट मिलता रहे, लेकिन बेबी डेथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी आगे मैं बताऊंगा। VDRL, ठीक है, ये टेस्ट करा लीजिए। VDRL में क्या होता है? वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, या फिर RP रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट, इसी को कहते हैं। तो ये रैपिड, सभी एक एक तरह से मैं सब बताऊंगा। HIV स्क्रीनिंग, ये सब इसलिए किया जाता है, क्योंकि क्या पता अगर ऐसा हो कि मदर बताई नहीं हो, हाँ, लेकिन HIV पॉजिटिव हो, तो उसमें रिस्क आपको भी बढ़ सकता है और जो बच्चा है उसको भी रिस्क बढ़ सकता है। ठीक है, उसके बाद RBS, ठीक है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल चेक कर लीजिए, हेपेटाइटिस का भी चेक करवा दीजिए। ठीक है, कि हेपेटाइटिस से भी ग्रसित है कि नहीं मदर। तो ये सभी डिजायरेबल कंपोनेंट हैं एंटीनेटल केयर के, और इसेंशियल कंपोनेंट है जो कि एंटीनेटल केयर के दौरान परफॉर्म किए जाते हैं या फिर ध्यान दिए जाते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम आपको बात करेंगे, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ केयर में आपको हम बात करेंगे काउंसलिंग की। किसकी? काउंसलिंग की बात करेंगे कि एंटीनेटल केयर के दौरान काउंसलिंग क्या करते हैं, मदर का क्या क्या बताते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं काउंसलिंग। ठीक है, देखिए तो देखिए डियर, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ एंटीनेटल काउंसलिंग। ठीक है, काउंसलिंग में क्या क्या उसकी काउंसलिंग करना है, तो इसमें आपका है हेल्प वुमेन टू प्लान एंड प्रिपेयर फॉर बर्थ। ठीक है, उसको क्या करना है, वुमेन्स को हेल्प करना है, उसके फैमिली मेम्बर को भी हेल्प करना है कि उसको प्लानिंग करने में कि हमें कहाँ बच्चे को जन्म दिलाना है और कहाँ पे मतलब कि किस हॉस्पिटल में जाना है और कैसे जाना है, उसके लिए सारी चीज़ें प्रिपेयर। ठीक है, क्या क्या ज़रूरतें पड़ सकती हैं, क्या क्या हो सकता है, उसके प्लान के लिए प्रिपेयर करना फॉर बर्थ के लिए। और मदर को भी स्पेशली बैठा के उसको अगर ऐसा लग रहा हो, उसके मन में कोई ऐसा क्वेश्चन या डर हो या एंजाइटी हो, जो भी चीज़ें हो, उसको आप काउंसलिंग करके उसको प्रिपेयर करिए कि कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं, अगर घर पे कोई दिक्कत होता है तो आके यहाँ पे मिल लेना, हमसे आके मिल लेना, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो फिर मुझे फ़ोन कर देना, मैं खुद चली आऊँ या जो भी है जैसे भी। ठीक है, तो उसको प्लान करना है। दूसरा आपका है
हेल्प करना है उसको प्रिपेयर बर्थ के लिए। और दूसरा है एडवाइस वेयर टू गो इन इमरजेंसी सिचुएशन। अगर यदि उसे मतलब कि एडवाइस दे, सलाह दे कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन अगर कोई आ गया, ठीक है, अगर इफ एनी इमरजेंसी अराइजेस देन कहाँ पे जाना है कि आपको वो फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे जो फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है तो सब सेंटर पे ही वो लेके चले जाते हैं, फालतू का टाइम इधर वेस्ट करते हैं, इससे अच्छा है कि जिला अस्पताल ही पहले चले गए थे तो ये नहीं देखने को मिलता। होता क्या है कि बहुत ज़्यादा लेट कर देते हैं और जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा सीरियस हो जाता है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसी कॉम्प्लिकेशन को बचाने के लिए उसे सलाह दीजिए कि अगर ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन कैसी अगर कोई आ जाए तो यहाँ पे नहीं जाना, जिला अस्पताल सीधा जाना, या फिर जहाँ पे जो भी फैसिलिटी अवेलेबल हो, हॉस्पिटल फैसिलिटी या जो भी हो हेल्थ फैसिलिटी, वहाँ पे जाएँ जहाँ पे सारी व्यवस्थाएँ उसकी अवेलेबल हो वहाँ पे। अगला है हाउ टू अरेंज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, यानी कि अब इमरजेंसी सिचुएशन आ गया तो पता लगी कि कोई वाहन ही नहीं है उसको ले जाने के लिए, वाहन ही नहीं है, तो यानी वाहन की भी व्यवस्था होनी चाहिए, मनी और पैसे की भी व्यवस्था होनी चाहिए, और ब्लड डोनर, यानी कि उसको बोलो कि ब्लड डोनर का भी व्यवस्था करके रखे, ठीक है। ब्लड डोनेट कौन करेगा, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में ब्लड की जब ज़रूरत पड़ती है तो ब्लड ढूंढने में लेट लग जाता है, या फिर जो भी होता है ब्लड डोनर जो उसका ग्रुप है वो भी दे सकता है, जो ग्रुप नहीं है तो वो एक्सचेंज करके भी ब्लड बैंक से मिल जाता है, ठीक है। एजुकेट वुमेन एंड देयर फैमिली अबाउट साइन ऑफ लेबर, क्या करना है, वुमेन्स को खुद को उसको जो भी साइन है लेबर के, जो पेन स्टार्ट होता है उसके क्या क्या साइन है, उसके फैमिली को साइन ऑफ लेबर एंड डेंजर साइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशन, यानी कि क्या क्या मतलब कि बहुत डेंजर साइन क्या क्या है किसके, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशन के, यानी कि जो रुकावट वाले, जो एबनॉर्मल प्रक्रिया, एबनॉर्मलिटी है उसको, वैसी कॉम्प्लिकेशन के लिए क्या क्या चिन्ह, जैसे मान लीजिए बच्चा अगर उल्टा हो गया, ब्रीच हो गया, तो उस समय क्या क्या सिम्टम देखने को मिलता है उसके बारे में बताइए। बहुत ज़्यादा जैसे कि प्री मैच्योर रप्चर हो जाए मेम्ब्रेन तो भी उसके लिए क्या क्या सिम्टम होते हैं, और इन फ्यूचर अगर मान लीजिए थोड़ा थोड़ा प्लासेंटा ही सेपरेट होने लगा, डिलीवरी अभी नहीं हुई, लेबर पेन स्टार्ट में प्लासेंटा ही सेपरेट हो, यानी कि जो भी एबनॉर्मल कंडीशन डेवलप हुआ जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, तो उसके लिए भी क्या क्या साइन होते हैं उसको नॉर्मली बताइए कि ये साइन होते हैं, डेंजर साइन होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशन के, जो भी जटिलताएं होती हैं। अगला आपका है, देखिए अगला है इम्पॉर्टेंस ऑफ सीकिंग एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल, यानी उसको ये बताइए कि तुम एंटीनेटल और पोस्टनेटल केयर लोगी तो तुम्हें ये फ़ायदा होगा, तुम्हारे जो शरीर का जो आर्गन जो खराब हुई है जो भी है, यानी उसके स्वास्थ्य में सुधार अच्छे से होगा, यानी उसके बारे में उसका महत्व बताइए कि एंटीनेटल और पोस्टनेटल केयर करने से क्या फ़ायदा मिलता है, क्या लाभ मिलता है, वो सभी चीज़ें। उसके बाद एडवाइस ऑन डाइट एंड रेस्ट, कि उसको समझाइए कि कब एंटीनेटल के दौरान यानी प्रेगनेंसी के दौरान कितना रेस्ट लेना चाहिए, कितना सोना चाहिए, किस साइड सोना चाहिए, किस साइड नहीं सोना चाहिए, ये सारी चीज़ें, और डाइट के लिए क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, और बार बार खाना चाहिए, ये चीज़ें हैं। उसके बाद एजुकेट अबाउट बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, अभी जैसे मान लीजिए उसे डिलीवरी के बाद कैसे ब्रेस्ट फीड कराना है, वो अगर उसे पता नहीं होगा कि ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक क्या मालूम है, जैसे मान लीजिए अगर ट्विन बेबी पैदा हो गया या फिर फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी हुई तो उसे मतलब कि बेबी को फीड कराना है भी नहीं आ रहा है, ना ही कुछ आ रहा है, तो ऐसे, और उसके एजुकेट कराएं बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, और उसका फ़ायदा क्या है उसे ये बताएं, बच्चे के लिए क्या फ़ायदा है और मदर के लिए क्या फ़ायदा है उसके बारे में भी उसको समझाएं, ठीक है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। कुछ महाशय ऐसे होते हैं जो उनको जैसे कि ट्रक पे माल लदा है तो भी ऐसा होता है, तो प्रेगनेंसी के दौरान भी अगर मान लीजिए ठीक है दो अगर हैं वो ऐसा अगर हुआ, डिज़ायर हुआ, तो उस दौरान उसको बताइए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, वो उसके बारे में बताइए। सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किस महीने तक करना चाहिए, किस महीने तक अवॉइड करना चाहिए, ये चीज़ें, ठीक है। वार में अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस,
घर पे कोई कलह नहीं होनी चाहिए, घर पे कोई कलह नहीं होनी चाहिए, मारामारी नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस कंडीशन नहीं डेवलप होना चाहिए, क्योंकि वुमेन से अगर प्रेग्नेंट वुमेन अगर स्ट्रेस लेगी तो उसको क्या होगा, दिक्कत होगा और वो असर बेबी पर पड़ेगा। ठीक है, तो वायलेंस नहीं होना चाहिए घर पे। प्रमोट फैमिली प्लानिंग मेथड, यानी कि उसको अगर मल्टी ग्रेविडा है, अगर बहुत सारा मतलब कि बहुत सारा कह रहे हैं, बहुत सारा नहीं, 2-4 बच्चे अगर उसको हो गए हैं, 2-3 बच्चे हो गए हैं, तो उसको बोलिए कि फैमिली प्लानिंग यूज कर लो मेथड। ठीक है, उसको रोको, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये सब चीज़ें उसको समझाइए। इन्फॉर्म अबाउट गवर्नमेंट योजना, अगर गवर्नमेंट सरकारी योजनाएं प्रेजेंट टाइम में अगर जो अवेलेबल हैं, जो उसको लाभ मिल सकता है, उसके बारे में भी समझाइए कि सब सेंटर या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल पे ये व्यवस्थाएं हैं प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, उसका लाभ ले सकती हो। तो जो भी योजना है उसके बारे में क्या बेनिफिट है सरकार के लिए, सरकार क्या क्या उसमें दे रही है और किसको दे रही, कितना दे रही है, ये चीज़ें। अदर इंसेंटिव मतलब कि डिलीवरी कराने का, अगर आप जैसे ऐसा नहीं होता कि हॉस्पिटल में डिलीवरी कराएंगे तो आधार कार्ड और खाता अकाउंट नंबर भी ले लेते हैं, तो डिलीवरी वहाँ पे होती है, तो जो आशा लेके जाती है उसको भी 500 रुपये उसके खाते में आते हैं, 1000 अब तो शायद 1000 आता है, और मदर के भी खाते में आते हैं पैसे। तो जब डिलीवरी कहाँ कराएगी, जिला अस्पताल में, यानी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसको पैसे आता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें काउंसलिंग है, उसको बताना है मदर को और उसके फैमिली को। ठीक है, और उसके लाइफ पार्टनर को। तो ये सभी चीज़ें हैं। उसके बाद डियर आपको मैं बताऊंगा, अब जैसे कि जो मैंने बताया कि डिज़ायर इसेंशियल, अब मैं सारे इसेंशियल कंपोनेंट के बारे में बात करूंगा। इसेंशियल कंपोनेंट के बारे में बोले तो पहले हम हिस्ट्री टेकिंग की बात करेंगे, इतिहास, क्या हिस्ट्री लेना है उसको मदर को। ठीक है, तो अब आइए हम बात करते हैं हिस्ट्री टेकिंग का। तो देखिए डियर, आपको अब मैं जो बताने जा रहा हूँ हिस्ट्री टेकिंग, हिस्ट्री में क्या क्या लेना है आपको। ठीक है, आपके पास अगर फर्स्ट विजिट में पहली बार आई तो उससे क्या क्या हिस्ट्री में लेना है, और इम्पॉर्टेंट कौन कौन से पॉइंट ज़रूर लेना ज़रूरी होता है। जैसे डायग्नोस प्रेगनेंसी इन फर्स्ट विजिट, पहली बात तो उसको डायग्नोस कर लीजिए कि प्रेगनेंसी है या फिर मोलार है। ठीक है, या फिर अदर कोई किसी वजह से उसका एब्डोमेन जो है कि, तो फर्स्ट विजिट में ज़्यादातर ये सही होगा कि फर्स्ट विजिट में ही पता लगा लीजिए। फर्स्ट विजिट में पता लगाने के बाद उसको रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसी समय उसको एक टीटी का डोज दे दीजिए और बाकी उसको कार्ड थमा दीजिए कि देखो इतनी समय, अब ये पहला विजिट था, दूसरी बार आना, इतने दिन बाद आना, फिर इतने दिन बाद आना, फिर इतने दिन बाद आना, तो उसको कार्ड वगैरह दे दीजिए। ठीक है, तो ये होगा, डायग्नोस हो गया प्रेगनेंसी उसकी। उसके बाद आइडेंटिफाई मेडिकल आर्ट ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन, यानी कि उसको जो है कि आइडेंटिफाई ले कर लीजिए। अब ये आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे, आप उससे पूछताछ करेंगे, उससे हिस्ट्री लेंगे। ठीक है, उसके पीछे जाएंगे, हाँ पीछे फैमिली में या उससे खुद पिछला जो प्रेगनेंसी है उसको पूछेंगे। तो आइडेंटिफाई मेडिकल आर ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशन, यानी कि ऐसा पिछली प्रेगनेंसी में ऐसा हुआ था, आइडेंटिफाई कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रीवियस प्रेगनेंसी, या फिर फैमिली हिस्ट्री में ऐसा किसी को हुआ था। ठीक है, तो इसका भी हिस्ट्री लेना है। टू कंफर्म द प्रेगनेंसी एंड डिटरमाइन एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी यानी EDD। ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से ही उसका क्या निकाल दीजिए, EDD निकाल दीजिए, सॉरी LMP से उसका EDD निकलेगा, लास्ट मंथ पीरियड। ठीक है, लास्ट मंथ पीरियड, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से फर्स्ट डे। देखिए रिकॉर्ड क्या करना है, LMP कहाँ से लेना है, फर्स्ट डे। इसे क्या बोलते हैं, नैगलीज फार्मूला। क्या बोलते हैं इसे, नैगली फार्मूला, नैगली फार्मूला बोलते हैं। तो ये नैगली ने दिया था। ठीक है, तो LMP, अब LMP का कौन सा डेट लिखना है, कौन सा डेट लिखना है आपको, LMP का क्या लेना है। जैसे मान लीजिए रिकॉर्ड LMP, आपको उससे पूछना है कि तुम्हारा लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आया था। तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, अब आपको अगर मान लीजिए उसने जो भी बताया तो उसमें से पहला दिन लास्ट मेंस्ट्रुअल LMP का पहला दिन। ठीक है, उसने जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में अगर मैं लूँ तो एग्जाम्पल में उसने बताया कि जो है कि 2
2 जनवरी 2024, ठीक है, 2 जनवरी 2024 इतना बताया उसने। तो 2 जनवरी जब उसमें बताया तो उसका फर्स्ट डे ऑफ वुमेन्स लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव होने से पहले जो लास्ट अंतिम समय पे जो अंतिम बार जो आया था उस मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ना है। देखिए अब इसमें ये LMP ले लिए, तो LMP क्या था 2 जनवरी 2024, तो LMP का जो डेट था उसमें 9 मंथ ऐड करना है। क्या करना है? 9 मंथ ऐड करना है प्लस 7 डेज ऐड करना है, ठीक है। तो जनवरी है, देखिए जनवरी है, जनवरी को 2 जनवरी है तो 2 जनवरी आप जनवरी पूरा ले सकते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, सितंबर यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए कहाँ क्या ऐड करना है, कहाँ पे क्या ऐड करना है। दिन जो है तो ये क्या है 2, ये डे है और ये क्या है मंथ है, ये महीना है और ये ईयर है, ठीक है। तो डे में क्या ऐड करना है? LMP का डेट जो है 2 और ये प्लस 7, ठीक है। तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। उसके बाद हमने जोड़ा था, कितना आया था? सितंबर आया था। देखिए कुछ लोग क्या है कि इस महीने को जनवरी को छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर 9 महीने का। देखिए छोड़ा और लिया कब जाता है? जब जैसे मान लीजिए यही अगर 31 होता या लास्ट वीक होता, जैसे कि 28 जनवरी होता, 27 जनवरी होता, जो भी होता तो वो लेते। तो उसमें क्या है कि एक दिन तो वैसे ही हटा दीजिए, तो ये तो पूरा महीना गया तो उसे छोड़ दीजिए, जनवरी छोड़ दीजिए, उसके बाद लीजिए। तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डेट क्या लिखा हुआ, तो यानी इसमें से अगर ये जोड़ दीजिए। और अगर इसको देखिए क्या होता है कि 10 दिन 15 दिन आगे पीछे इसीलिए ऐड किया जाता है, तो 7 डे ऐड किया फिर भी उसमें देख लिया जाता है। तो लेकिन इससे ये तो पता चल जाएगा कि इसी के नज़दीक 10 दिन आगे या 10 दिन पीछे हो सकता है। तो इसमें 2 7 और 2 9 हो गया, और जनवरी, उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। तो सितंबर हुआ, तो यानी कि सितंबर, ठीक है, सितंबर यानी सितंबर, अक्टूबर यानी कि 9, ठीक है, और 2024 है तो 24, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें आप अगर EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालेंगे तो इसमें 2 में दिन में 7 जोड़ना है और मंथ में 9 महीने और ऐड कर देना है, 9 महीने और ऐड कर देना है, ठीक है। तो 9 महीने ऐड करने के बाद यानी जनवरी था, जनवरी छोड़ दीजिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगर छोड़ के जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा क्या, अक्टूबर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 जनवरी को ये पूरा महीना पड़ा हुआ है तो इसको नहीं छोड़ सकते ना, इसलिए 2 जनवरी को पूरा लेंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। तो सितंबर 9 और सितंबर 9वां महीना होता है और उसका 2024 यानी इसी साल में होना। ऐसा नहीं है कि अब यही क्या होता है कि दिसंबर में अगर होता तो जनवरी में पैदा, तो ये ईयर चेंज हो जाता। तो ईयर तो चेंज होगा नहीं, ईयर तो वही रहेगा। तो EDD है, नागिली फार्मूला इसे कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये पता लगा लिए। अब हिस्ट्री टेकिंग में आपको और क्या करना है, तो देखिए, अच्छा देखिए, एक मैं आप लोगों को दे दे रहा हूँ, आप बता के मुझे कमेंट करिएगा, बताइएगा। मैं डेट बता रहा हूँ आपको, आप लोग निकाल के बताइएगा, या फिर हो सकता है इसमें से अगर कहीं आपको नहीं तो एक और करवा ही दे रहा हूँ। देखिए एक और दे रहा हूँ आपको, देखिए मान लीजिए एक 12 अगस्त 2024
24 ये LMP है। ठीक है, ये आप निकाल के कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उसके बाद एक और मैं दे दे रहा हूँ आपको 5 मई 2024। ठीक है, तो ये 2 डेट हैं मैं आपको दे दे रहा हूँ। ठीक है, आपको जैसे आता हो, आप सही आता हो सकता हो आप मुझसे अच्छा जानते हो, तो जो भी है आप उसको बताइएगा। ठीक है, एक और विचार कर रहा है मेरा, एक और दे दूँ। देखिए 25 दिसंबर 2023। ठीक है, ये दे दिया, 3 डेट मैंने दे दिया, आप इसको इसी के द्वारा निकाल के बताइएगा। ठीक है, उसके बाद आपको मैं जो अगला अब बताऊंगा हिस्ट्री के बाद, तो हिस्ट्री में आपका एक सेकंड, हाँ, तो इसमें हिस्ट्री टेकिंग में, हिस्ट्री टेकिंग लेने के बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, हिस्ट्री टेकिंग था, हाँ फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद एब्डोमिनल पाल्पेशन। तो अब इसके आगे फिजिकल एग्जामिनेशन में बताऊंगा। तो देखिए डियर, कुछ हिस्ट्री में और भी लेना ज़रूरी था जो मुझे लगा कि ये भी बता दें। तो देखिए क्या क्या सिम्टम आप पूछेंगे, नॉर्मली अगर उससे सिम्टम बता रहे हैं, ठीक है, जो भी आप पूछ रहे हैं कि क्या दिक्कत होती है क्या नहीं दिक्कत होती है प्रेगनेंसी के दौरान, अगर इसमें से ये सभी सिम्टम वो बता रही है, जैसे नाउजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, हार्ट बर्न हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, या इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ मैच्यूरेशन, ये सभी सिम्टम बता रही, तो क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, क्या है, नॉर्मल है। लेकिन इसके अलावा अगर वो बता रही कि फीवर है, इंडिकेटिंग कॉम्प्लिकेशन, परसिस्टेंट वोमिटिंग, यानी कि वोमिटिंग दिन भर बना रहता है, या फिर बहुत ज़्यादा उल्टी आती है, उल्टी बहुत ज़्यादा आती है, और डिहाइड्रेशन भी हो रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कोई कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, पाल्पेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा उसके पल्स चल रहे हैं, या फिर टायर्डनेस, बहुत थक जाती है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होता है, या फिर रेस्ट के दौरान भी उसकी सांसें जैसे लगता है कि उसे सांस नहीं लेते बन रहा है, या तो फिर स्वेलिंग इन एक्सट्रीमिटी, हाथ पाँव में स्वेलिंग आ जाती है, ये सभी एबनॉर्मल है, इंडिकेट करते हैं कॉम्प्लिकेशन को। सीवियर हेडेक अगर हो रहा है तो ये भी दिक्कत होता है। बर्निंग मिक्चुरेशन, अगर पेशाब के दौरान जलन हो रहा है तो भी इंडिकेटिंग कॉम्प्लिकेशन। वेजाइनल ब्लीडिंग, यानी कोई अगर वेजाइना से थोड़ा बहुत ब्लीडिंग आ रही है तो उसके बारे में भी ये कॉम्प्लिकेशन है। और उसका डिक्रीज या फिर एब्सेंट फेटल मूवमेंट, उसका बेबी मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, तो भी ये क्या कर रहा है, इंडिकेट कॉम्प्लिकेशन, यानी कॉम्प्लिकेशन कोई जटिलता को क्या कर रहा है, संकेत दे रहा है। ठीक है, कि कोई कॉम्प्लिकेशन या फिर कोई समस्या है जिसकी वजह से फीवर आ रहा है, उल्टी नहीं जा रही है, पाल्पेशन बहुत ज़्यादा और हार्ट बीट बढ़ जा रहा है। ठीक है, ब्रीथलेसनेस हो रहा है, रेस्ट कर रही फिर भी उसको सांसें जैसे ऐसे लग रहा है कि बहुत मतलब चल के आई है, जबकि वो चल नहीं रही है, बैठी है, फिर भी उसे लग रहा है कि जैसे चल के आए हैं। स्वेलिंग इन एक्सट्रीमिटी, अगर हाथ पाँव सुबह या शाम को या दिन भर फूले रहें तो भी, सीवियर हेडेक हो तो भी दिक्कत है। बर्निंग मिक्चुरेशन अगर पेशाब के दौरान, तो ये सभी क्या है, सिम्टम पूछना है किसके लिए, हिस्ट्री लेते जब लेंगे आप तो ये सभी पूछेंगे। डियर, इसके आगे का लेक्चर मैं कल आपको दूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा बन नहीं पा रहा है, बट पता नहीं, आप लोग कमेंट करते नहीं, बताइए मुझे, ऐसे चलो। लेकिन क्या है कि मैं ये सोच रहा था कि जिसमें फिगर उगर बनाने वाला हो, फिगर से समझाने वाला हो, उसको मैं इस पे ले लूँगा, और बाकी जो ऐसे है तो ऐसे तो मैं वैसे भी ले सकता हूँ, जैसे कि एडिट करके, मतलब उसमें बना के स्लाइड के द्वारा ऐसे ले सकते हैं। जब कोई ऐसा चैप्टर आएगा कि जिसमें बिना फिगर का समझाए नहीं सही लगेगा तो मैं उसको कर दिया करूँगा। फिर भी अगर ऐसा करेंगे, कहेंगे कि नहीं ठीक ऐसे ही चलने दीजिए, तो ऐसे भी चलूँगा, वैसे तब वीडियो नहीं बनाऊँगा। ठीक है, तो डियर देखिएगा, इतना जो है कि अभी
चल रहा है, जो भी क्लास कंटिन्यू हो रही है, क्योंकि पढ़ा के आने कॉलेज से आने के बाद फिर पढ़ाते फिर सुबह ऐसे करते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आशा करता हूँ आप लोग देखते होंगे। मैं आपको पेपर भी अवेलेबल करा दे रहा हूँ और मैटर भी अवेलेबल करा दे रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ JNM के लिए ही नहीं है, ये पोस्ट BSc कर रहे हैं जो उनके लिए भी है, और BSc जो कर रहे हैं उनके लिए, सबके लिए है ये, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ JNM के लिए नहीं, क्योंकि उसमें अलग नहीं होगा, उसमें बेबी का प्रेजेंटेशन कोई अलग नहीं होगा, लाई अलग नहीं होगा, वही सब चीज़ होगा। तो इसको सभी नर्सिंग के सभी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं इसको पढ़ के, क्योंकि मैं सब जगह से निकाल के, कोई बुक नहीं छूटती, यहाँ से वहाँ से सभी जगह से निकाल के तब रखता हूँ, ठीक है। और डियर, जहाँ भी अगर जैसे मान लीजिए भूल हो जाए कहीं, अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक अगर गलती से बोल दूँ या फिर लिख दूँ, तो उसके लिए ज़रूर हमें कमेंट करके बता दिया करिए कि सर यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो क्योंकि मैं वीडियो वैसे देखता तो हूँ, कोशिश तो करता हूँ कि एरर ना हो, क्योंकि आप लोगों के मन में क्या डाउट पैदा हो जाता है कि मैं तो ऐसे पढ़ी थी, सर ऐसे बता रहे हैं। तो वो चीज़ डाउट आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, हर एक कमेंट का मैं जवाब देता हूँ। तो डियर, इसके आगे नेक्स्ट कल बात करते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू।